हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल होता है, तो ये बहुत ही छोटी बात है। पहला पॉइंट अपने न्यूक्लियस के बारे में ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। दोनों ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलकर हमारे न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। यानी कि आप आराम से बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। कई जगह आपको ये भी लिखा मिलेगा, पार्टिकल्स को एक नाम से बुलाया जाएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। अब उसके बाद ज्यादातर एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि आप किसी भी एटम को देख लीजिए। चलिए मान लीजिए हम लोग हीलियम के एटम को देख लेते हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और उसके जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास मिलाकर भी एक प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं हो पाता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/1837। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसलिए जब इतना ज्यादा भारी है कोई प्रोटॉन, उतना ही भारी एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये टीम जो है ये बहुत हैवी होती है, लेकिन ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत लाइट हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज विद इन द न्यूक्लियस। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10 टू द पावर -4 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम होता है। अब जब क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस, तो यार अब 10 टू द पावर -4 का अगर आप क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -12। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -12 टाइम्स लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। यहां पे वॉल्यूम कर लें। अगर आपसे कोई पूछे कि विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होना चाहिए रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये 1911 में किया गया था, 1911 में। और उससे पता चला कि न्यूक्लियस होता है किसी एटम में। एटम्स चैप्टर में हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें एक गोल्ड फॉइल ली गई थी। गोल्ड फॉइल में से एक एटम मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ और अल्फा पार्टिकल्स जो थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर इस पर बम्बार्ड किए जा रहे थे, ये इस पे गिराए जा रहे थे। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चले गए। कुछ थे वो 90 डिग्री के आसपास डिविएट कर गए, कुछ 90 डिग्री से कम किए, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा किए। कुछ ऐसे थे जो सीधे न्यूक्लियस तक गए और वापस लौटकर 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाए। जो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाए वो बहुत ही कम थे गिनती में, बहुत कम थे गिनती में। तो इससे ये समझ में आया कि जो एटम है अपना, उसका काफी ज्यादा एरिया जो है खाली होता है। उस खाली एरिया से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं और केवल न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन होता है, तो न्यूक्लियस से वो वापस आ जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, कैसे हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में। और हम जितने भी सपोर्टिंग थ्योरीज हैं अपनी रदरफोर्ड की, उसको यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स ओनली। तो ये है सारा प्रोटॉन, सारे जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से आता है। एक प्रोटॉन के अंदर 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। अब इस 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज को थोड़ा हम लोग और कायदे से समझते हैं। आ गए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पे। और भाई क्योंकि एटम इतना छोटी चीज़ है, इट इज़ अ वेरी टाइनी थिंग, तो उसके लिए किलोग्राम एक सही यूनिट नहीं है। किलोग्राम की जगह हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कैसी होती है?
1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 12C कार्बन एटम, 12 कार्बन एटम, यानी कि ऐसा कार्बन हम लोग लेते हैं जो जिसमें उसका एटॉमिक मास जो है 12 ग्राम होगा या 12 यूनिट्स होगा। फिर उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यार कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं ना, C12 और C14, तो C12 वाला लेते हैं एक कार्बन का एटम, उसको मेजर करते हैं उसका मास, उसका मास मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसे 12 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 AMU की फाइनल वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये आपको दिया रहेगा, बट हाँ 4 ऑप्शन में आ सकता है। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ दी हों तो आपको सही वैल्यू पहचाननी पड़ेगी, तो थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए एटॉमिक नंबर जो है उसका सिंबल Z होता है, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी तब भी ये जाना था हम लोगों ने ICSE में, और जो CBSE में है उन लोगों ने 11th में पहली बार देखा था ये चीज़ केमिस्ट्री में। ओके, अब उसके बाद ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर Z होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर Z होता है, लेकिन याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर Z आप हमेशा कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट कर रहे हैं तो वो आयंस नहीं होने चाहिए। कैटायन या एनायन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो जाते हैं, बट न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होंगे, तो ये दोनों नंबर जो होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर अपने आप हो जाएगा। अब मास नंबर में क्या होता है कि अब एक तो 3 नाम है, मास नंबर बोलो, एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, ये दोनों नाम आपको केमिस्ट्री में ज्यादा दिखाई देंगे और ये नाम जो है वो फिजिक्स में दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं, उनका नाम मैं N रख देता हूँ। तो एक नया फॉर्मूला हम लोग ने बना लिया कि भाई एटॉमिक नंबर और मास नंबर में ये रहा रिलेशनशिप। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब निकालना हो, इसका काफी यूज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आपको निकालना हो तब A माइनस Z कर ले। दिस इज वेरी वेरी फेमस रिलेशनशिप और एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बहुत काम आएगा ये। साइज ऑफ न्यूक्लियस पे पहुंचते हैं। देखिए न्यूक्लियस क्या है, अपने आप में स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर क्या क्या होंगे, खूब सारे प्रोटॉन होंगे और बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब मिला के एक स्फीयर जैसा बनाते हैं, तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब उसका रेडियस होगा, और जितना ज्यादा मास नंबर बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो मास नंबर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये इसको लिख सकते हैं r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3a डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या 3/4 और पाई ये सब कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, अब कुछ और कांस्टेंट भी आप लगा सकते हैं साथ साथ में, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी लाने के लिए k इंटू 3/4 पाई a। अब इस पूरे कांस्टेंट का नाम आप दे दीजिए क्या, r0 दे दीजिए, इससे मेल खाने के लिए, है ना। तो r क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब इंटू a, ठीक है ना। r0 क्यूब कर दीजिए ताकि ये दोनों एक ही उसमें आ जाए। फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू r0 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर 1/3, दोनों तरफ आपने क्यूब रूट कर दिया। तो यहां पर जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पता चला r0 की वैल्यू ये होती है, और ऐसे हम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस कहते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी निकालने के लिए भाई हमें मास और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए।
मास तो चलो m हो गया, और वॉल्यूम की हम लोग लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर नॉट क्यूब ले रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ गई 2.3 इंटू 10⁻17। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, आयरन की जो डेंसिटी होती है रो आयरन, वो होती है 7.8 इंटू 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। ये कहां 10⁻3, आयरन भी काफी डेंस चीज होती है और उससे ये कितने गुना ज्यादा है, मतलब 10⁻14 के ऑर्डर में आप दिख रहे हैं डिफरेंस। डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है, और यानी कि आयरन की जो डेंसिटी, आयरन का जो न्यूक्लियस होता होगा उसकी भी डेंसिटी ये होती है। लेकिन फिर आयरन की डेंसिटी इतनी कम कैसे हो गई, उसका बहुत ही बेसिक कारण है जो हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियस है, ये वेरी डेंस है, वेरी हाईली डेंस है, लेकिन ये जो एरिया है इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच में जो खाली एरिया है वहां वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम के होने की वजह से एटम की या एलिमेंट की ओवरऑल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये किसी भी न्यूक्लियस का हो, चाहे आयरन न्यूक्लियस हो, चाहे मरकरी न्यूक्लियस हो, चाहे कॉपर न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन न्यूक्लियस हो, सब की डेंसिटी यही होती है। इट इज अ कांस्टेंट। रहा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, हम लोग पहले से ही ये फॉर्मूला जानते हैं, वेरी फेमस। आइंस्टीन इसी की वजह से ही पहचाने जाते हैं। हालांकि याद रखिएगा, आइंस्टीन को इसकी वजह से नोबेल प्राइज नहीं मिला था, उन्हें मिला था नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो E इज इक्वल टू mc², में E एनर्जी है, m मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। इसी चीज का यूज अब हम लोग करेंगे कि न्यूक्लियस से हल्का सा अगर मास लॉस होगा तो उसकी वजह से ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस इज द रीजन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। सब कुछ सीखते हैं। E इज इक्वल टू mc² तो हम लोग जानते ही हैं। अब m की जगह छोटा सा मास ले लिया, छोटा सा मास को बोल दिया डेल्टा m। ये है डेल्टा m। डेल्टा m छोटा क्यों है? क्योंकि ये है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस का मास एंड द मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक, हम लोगों ने न्यूक्लियस ले लिया, वो काले रंग के न्यूट्रॉन्स और लाल रंग के प्रोटॉन से बना हुआ। ठीक है, ऐसा कोई लाल काला कलर होता नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मार्क देम डिफरेंटली। तो इस तरह से ये कुछ न्यूक्लियस अपना बन गया, मतलब इसके न्यूक्लियॉन्स आपको अलग से दिख रहे हैं। इसी न्यूक्लियस को हम लोगों ने न्यूक्लियस एज अ होल देखा, है ना। इसको एक बार में सिंगल न्यूक्लियस की तरह ट्रीट किया, और इसके यहां पे हम लोगों ने इसको ट्रीट किया टीम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसमें यह पाया गया कि जब इनका मास करेंगे, एक एक न्यूट्रॉन एक एक प्रोटॉन का मास करेंगे, तो उनके सम टोटल का मास ज्यादा आता है, और केवल न्यूक्लियस का मास करते हैं तो हल्का सा कम आता है। तो ये माइनस ये, इसी को बोला जाता है डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि क्लास में सारी लड़कियों का मास लिया गया, क्लास में सारे लड़कों का मास लिया गया, और क्लास के बच्चों का मास लिया गया। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि सारी लड़कियों का मास, सारे लड़कों का मास, क्लास के सारे बच्चों का मास, मतलब ये वाला सम कर दिया जाए, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू मास ऑफ क्लास, ऐसा होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा होता है कि इंडिविजुअली इनका मास ज्यादा होता है, लेकिन सम टोटल में इनका मास हल्का सा कम होता है। यही मास डिफेक्ट है।
तो इसको आइंस्टीन की इक्वेशन से हम लोग समझते हैं। अब वो कहाँ जाता है वो मास, अभी थोड़ी देर में हम लोग समझ पाएंगे। जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और यही एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी। ये डिफरेंस इन मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है और सारे न्यूक्लियॉन्स को आपस में पकड़े रहता है, आपस में बांध कर रखता है। वहां पे वो एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी आती कहां से है? लॉस ऑफ मास से आती है। तो यहां पे Z इंटू MP, इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम लोग ये पहले सीख चुके हैं। Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। A माइनस Z जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जहां पर A है मास नंबर, ठीक है। और यहाँ पे M जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस है, और जिस तरह से हम लोग ने वहां पे लिखा है तो मैं इसे एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस बोलूंगा। तो एक्चुअल मास थोड़ा सा कम आता है। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर। तो यहां से हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब किसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैंने लिख लिया है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां से शुरू हो रही है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियॉन्स and place them at rest and infinite distance apart is called binding energy। यानी कि ये सब जब तक जुड़े हुए हैं तो इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाहर से एनर्जी इसमें सप्लाई करें और ये सब बिखर जाएं, ऐसा बिखर जाएं कि बिल्कुल दूर दूर हो जाएं। तो जितनी मिनिमम एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है? इस बड़े से फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है, और ये है कुछ नहीं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जैसा ही है। द सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस इज मोर देन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो है इसी वजह से आता है, ये फॉर्मूला जो है इसी वजह से आता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होता है, और मास ऑफ न्यूक्लियस हल्का सा कम होता है, हल्का सा कम, इसीलिए डेल्टा एम का फैंसी नाम मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स, क्लास 11th में हम लोग ने थोड़ा तो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों का रेशियो हम लोगों ने निकाला था। और ये था फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में, सबसे पहले चैप्टर में। तो अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं। न्यूक्लियर फोर्स काफी अलग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल नहीं होती हैं, यानी कि जैसे ग्रेविटी में हम लोग देखते थे कि सेंटर ऑफ द सन से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में डिस्टेंस ली जाती थी, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो होगा, और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसा भी बिल्कुल नहीं है। एक बात है जो ग्रेविटी से मिलती है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह, और कितनी बड़ी बात है कि पॉजिटिव प्रोटॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं है। पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन है। यानी कि हमारी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होंगी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसका मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो करते हैं। जितनी भी तरह की फोर्सेस हैं उसमें से न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये रेशियो अगर आप देखें तो ये मतलब 11th में कैलकुलेट भी कराया गया था, और 12th में शायद ही कोई आपसे पूछे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे हम लोग कंपैरिजन के तौर पे देख लें कि अगर सिमिलर पार्टिकल्स हैं, उनके मास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख लिया जाए,
है ना। और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लिया जाए, फिर उस तरह के जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं मान लीजिए, उनके बीच में हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को देख लें तो वो रेशियो इस तरह से आता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है, कई गुना ज़्यादा है, 10⁻39 टाइम्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन मजे की बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स कहता है कि हम भाई बहुत पास जब दो चीजें होंगी तभी हम काम करेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन मान लीजिए कि अपना कोई न्यूक्लियस है, वहां पे लाल कलर के प्रोटॉन है, ठीक है, उसी में बीच बीच में काले रंग के न्यूट्रॉन भी। जैसे जैसे हम लोग ने केमिस्ट्री में देखा था, जैसे जैसे अपना न्यूक्लियर साइज जो है वो बड़ा होता जाता है, उस सिचुएशन में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो ये कुछ रफ टाइप का न्यूक्लियस मैंने बना लिया, तो स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है ये, लेकिन ये 2D में बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये वाला जो प्रोटॉन है तो वो इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे करेगा और इससे, जस्ट अगल बगल वालों से ही इंटरेक्ट करेगा, केवल नेबरिंग इमीडिएट नेबर से ही वो इंटरेक्ट करेगा, हर एक न्यूक्लियॉन से नहीं रिएक्ट करेगा। जब मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन दो ही तरीके के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर से कम अगर होगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस रहेंगी। अगर इस रेंज से ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स तो एकदम से न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगी। फिर वही अपना ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये ही डोमिनेंट रहेगी। ग्रेविटेशन तो इतनी मस्त होती है कि कितनी भी दूरी हो जाए वो हमेशा रहती है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कितनी भी दूरी बढ़ जाए वो हमेशा रहती है। एक अजीब सी बात यह है कि ये स्पिन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर अपना न्यूक्लियाई जो है वो गोल गोल घूम रहा है तो उसके अंदर कैसी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो भी चेंज होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाँ, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट है, न्यूक्लियर फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की, सीधे सीधे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं, या बोल सकते हैं वो लोग राइट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। ये रेशियो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस भैया कितने ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग हैं। अब बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि नहीं सर, ये अट्रैक्टिव वाला पॉइंट हमें फिर से बताइए कि न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव कैसे हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन दिखा दे। सर ये बात तो हमें हजम ही नहीं हो रही है। तो इसको आप ये समझिए कि इस तरह का अट्रैक्शन देखने के लिए आपको एक नई दुनिया में जाना पड़ेगा। वो नई दुनिया क्या है? वो है न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया। बहुत ही छोटी रेंज में आपको जाना पड़ेगा। कितनी छोटी रेंज में? कुछ फर्मी की रेंज में। अच्छा, आपको कई जगह फेम्टोमीटर भी लिखा मिलेगा। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये याद रखिएगा। तो इतनी डिस्टेंस पे अगर आप चले जाएं तो दो न्यूक्लियॉन्स जो हैं, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब आपस में अट्रैक्शन दिखाने लगेंगे। साइन ऑफ चार्ज पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब यार, न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई चार्ज नहीं, वो भी अट्रैक्शन दिखा रहा है। प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव हैं, वो रिपल्शन की जगह है, वो भी अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन भी आपस में अट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चीज ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक नई दुनिया में जाना पड़ेगा। वो नई दुनिया है फर्मी डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंसेस के बीच की दुनिया। वो बहुत ही कम डिस्टेंस होगी तभी ये वैलिड होता है।
उस जगह। और अब इसको, ये अट्रैक्शन ही है, इसका एक बढ़िया काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर भाई मान लीजिए इतनी छोटी डिस्टेंस पर हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन तो चलो कोई बात नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे अगर हम लोग आ जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या कहेंगी भाई कि अगर दो प्रोटॉन जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं और वो बहुत पास पास हैं, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहती है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन हो, रिपल्शन करके आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएं और न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर आ जाती है न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में, कहती है कि नहीं, हम नेचर को मेंटेन करेंगे, तुम अगर रिपल्शन दे रही हो तो तुमसे 1000 गुना स्ट्रॉन्ग हम अट्रैक्शन दे रहे हैं इतने छोटे रेंज के अंदर। और इस तरह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हमारा न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होता है। और आपने ये चीज देखा होगा कि यार चाहे आयंस हो, चाहे मतलब एन आयंस मतलब कैटायंस, एनायंस, या प्योर एलिमेंट या प्योर एटम, किसी भी स्टेट में हो, न्यूक्लियस हमारा अनचेंज्ड रहता है, केवल इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब न्यूक्लियस ही चेंज होने लगता है, यानी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जैसे यूरेनियम वगैरह में है, तब फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में आते हैं। तो जब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है तब तक न्यूक्लियस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी विच इज बाउंडेड बाय, in which the nucleons are bounded by this strong nuclear forces। इसलिए हमारा न्यूक्लियस कभी भी नेचुरली नहीं टूटता है, जब तक कि एक बोला जाता है कि एक थ्रेशोल्ड नंबर है, यानी कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसमें लेड के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही इतना बड़ा हो जाता है वहां पे कि बड़े न्यूक्लियस की वजह से शॉर्ट रेंज फोर्सेस, वो फर्मी वाली डिस्टेंसेस से ज्यादा डिस्टेंस पे हमारे न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं। और तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या करती है, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने लगती है। तब अल्फा बीटा गामा निकलना शुरू हो जाते हैं। वो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। और अब उसके बाद आ जाता है कि भाई न्यूक्लियर फोर्सेस जीरो क्यों हो जाती हैं। तो ये उसका एक ही है कि आप उस नई दुनिया से अगर बाहर निकल जा रहे हैं तो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस खत्म हो जाते हैं, फिर आप इस वाली दुनिया में आ जाते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी भी किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपकी बॉडी में सबसे छोटा जो लिविंग बीइंग है वो एक सेल है। वो सेल भी कई सारे मॉलिक्यूल से बना, वो मॉलिक्यूल भी कई सारे एटम से बना। उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उस जगह ही न्यूक्लियर फोर्स ये एप्लीकेबल होती है। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पे सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो फेम्टोमीटर में है या फर्मी में है। मतलब अगर एक फर्मी है तो यहाँ नेगेटिव साइन है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी नेगेटिव होती है तो इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। हमेशा याद रखिएगा, जब तक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोग एक्स एक्सिस से नीचे हैं, तो ये रीजन है, दिस रीजन इज ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस रीजन इज ऑफ रिपल्शन। जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉट एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जा रही है, तो यानी यहाँ हम लोग रिपल्शन कर रहे हैं। तो इससे एक और बात हम लोगों को पता चली कि यार अगर हमारी 1 फेम्टोमीटर इतना है, ये हाफ फेम्टोमीटर है, हाफ फेम्टोमीटर से भी काफी कम पे अगर हम चले गए तो इतना पास आ जा रहे हैं हमारे जो न्यूक्लियॉन्स कि उनके बीच में भी फिर रिपल्शन होना चालू हो जा रहा। फिर यहाँ पे रिपल्शन होना चालू क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इतनी कम डिस्टेंस पे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट करने लगती हैं। तो इसलिए
किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए उसके न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस जो है 1/2 फर्मी मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 3 या 4 फर्मी मीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये टेंडिंग टू जीरो हुआ जा रहा है। तो एक ऑप्टिमम आता है एनर्जी लेवल, ऑप्टिमम डिस्टेंस आता है जिसपे मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज R0। R0 डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस R0 मैं यहां लिख देता हूं। R0 डिस्टेंस ऐसी है जिस पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, या पोटेंशियल एनर्जी जिस पर मिनिमम होगी, ये वाला। तो जेई में कई बार इस पर सवाल भी आता है, ये कर्व आपको दिया रहता है, फिर मैक्सिमम मिनिमम से आपको ये पॉइंट प्लॉट करना होता है। ये सब किया जा सकता है, बहुत ही आसान चीज़ है थोड़ी, अगर आप कैलकुलस जानते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर एनर्जी, देखिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक न्यूक्लियस है, वो छोटे 2 न्यूक्लियस में चेंज हो गया, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। 2 में चेंज हो सकता है, 3 में चेंज हो सकता है, और 2 छोटे न्यूक्लियस हैं वो एक बड़े न्यूक्लियस में आ गया, तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना, और फिशन मतलब टूटना। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये पॉसिबल कब होगा और ये पॉसिबल कब होगा। सारा खेल बाइंडिंग एनर्जी से है। अगर बाद में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेस बाइंडिंग एनर्जी से हम ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पे जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। मतलब यहां पे EB1 है ना बाइंडिंग एनर्जी, और यहां पे EB2। तो लेस बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पे हम गए, मतलब दोनों की मिला के यहां पे बाइंडिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी। यहां पे भी हम लोग लेस बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ गए, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि हमेशा रिएक्शंस हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है, इन दोनों का डिफरेंस जो रिलीज होता है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस, बाइंडिंग एनर्जीज का डिफरेंस, EB2 माइनस EB1। दिस इज द न्यूक्लियर एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करने के 2 तरीके हम लोगों ने देखे, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन पर एटॉमिक बॉम्ब बना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बॉम्ब बना होता है। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो केवल शुरुआत है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, वो छोटे छोटे 2 या 2 से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और ऐसा तब होगा जब इस पे किसी छोटे पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया जाएगा। कैसा पार्टिकल? मतलब बॉम्बार्डमेंट करने का मतलब है हाई एनर्जी वाला बहुत छोटा सा पार्टिकल उस पर जाकर पटक दिया जाएगा, लड़ा दिया जाएगा इससे। तो वो छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है? अल्फा पार्टिकल हो सकता है। हम लोग देख चुके हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में अल्फा पार्टिकल हम पहली बार जाने थे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें भी यूज की जा सकती, किसी एक का ही यूज किया जाता है यहाँ पे, और उससे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बड़े से छोटे में आ गए, फिशन हो गया, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अभी एक पूरी बढ़िया बैलेंस्ड इक्वेशन भी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है A ग्रेटर देन 230, इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक मास जो है हमारा वो 230 से ज्यादा होना चाहिए। 230 से ज्यादा है 235। ये जो U लिखा है, U का मतलब है यूरेनियम। यूरेनियम पे 1 न्यूट्रॉन
बम्बार्ड किया गया तो वो अनस्टेबल हो गया, उसकी वजह से वो टूट गया बेरियम पे, क्रिप्टन पे, और उसके बाद 1 न्यूट्रॉन की जगह यहां पे हो गए 3 न्यूट्रॉन। यही इस इक्वेशन की ब्यूटी है कि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये फिर से जाके किसी नए यूरेनियम के न्यूक्लियस को ढूंढ लेंगे और उसे बम्बार्ड कर देंगे और फिर से ये रिएक्शन 3 बार होगी। जब ये रिएक्शन 3 बार होगी तो यहां पे 9 आ जाएगा, फिर 9 जाके बम्बार्ड करेंगे एंड दिस विल गो ऑन। यानी कि एक न्यूट्रॉन आप कहीं से जुगाड़ लें, फिर वो रिएक्शन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। 1 से निकलेंगे 3, 3 से निकलेंगे 9, 9 से निकलेंगे 27, 27 से निकलेंगे 81 एंड द रिएक्शन विल बिकम एन एक्सप्लोजन। इसीलिए इसे यूज किया जाता है, सेम रिएक्शन यूज की जाती है एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है। और सेम इक्वेशन यूज की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर लोगों को मारना हो हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा तो भी यही रिएक्शन, और अगर जापान में फुकुशिमा में हमें एनर्जी बनानी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो भी यही रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर से। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसको होने दिया जाता है, जैसे ही चल रही है ये होने दिया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है कि एक न्यूट्रॉन आया और यहां पे 3 न्यूट्रॉन आए तो 2 न्यूट्रॉन को वो दबा लेता है, फिर एक ही न्यूट्रॉन रहता है, तो ये कंट्रोल्ड रहती है। ये जो हो रहा है ये एटम बॉम्ब में हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन फिर एक न्यूट्रॉन फिर एक न्यूट्रॉन, कभी 2 हो गए कोई बात नहीं, एक न्यूट्रॉन ऐसे चलता जाता है। तो 2 जो एक्टिव न्यूट्रॉन है उन्हें छिपा लिया जाता है, हैवी वाटर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो इसमें Q निकल रही है, Q इज द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसी न्यूक्लियर एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे। कैसे न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे थे कि भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। हायर बाइंडिंग एनर्जी में हम चले गए, जो डिफरेंस आया वही है ये न्यूक्लियर एनर्जी। इसीलिए हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्योंकि 235 इज ग्रेटर देन 230, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और ये बहुत स्टेबल है। 141 जो है वो आपका A से कम है ना, 230 से कम है, तो इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से 2 स्टेबल न्यूक्लियस में हम लोग आते हैं, तो हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करने को हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएशन का तरीका है, जहां एक बड़ा 2 छोटों में टूट रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब टूटना। अब इस Q पर हम लोग फोकस करते हैं। Q वैल्यूज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये है मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सबको मैं बोल रहा हूं MP। वैसे मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे MP तो हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट्स, ये तो पता ही है। इस सब को हम लोग c² से मल्टीप्लाई कर दें। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सारे बच्चे जानते हैं। ये हो जाएगा अपना Q वैल्यू का फॉर्मूला। सो Q वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाई c², ठीक है ना। और ये पाया गया, अगर हम लोग कैलकुलेशन सब बढ़िया से करें, बहुत ही अप्रोक्सीमेट, बहुत ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ती है, पॉइंट के आगे 5-6 डिजिट तक जाना पड़ता है,
तब वैसे भी कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, वो भी हम लोग को इसी चैप्टर में करना है। क्लास 10th में जो लोग आईसीएससी में थे उन लोगों ने भी थोड़ा किया था। तो ये अगर एक एटम ले लें या एक न्यूक्लियस ले लें यूरेनियम का, तो वो कितनी एनर्जी देता है? लगभग 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा यानी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी को आप जूल वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर फिशन देयर इज रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। मतलब कि ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन है। इस यूरेनियम के न्यूक्लियस पे काफी मेहनत करके कोई एक न्यूट्रॉन जाकर हमने बम्बार्ड कर दिया। एक न्यूट्रॉन ने एक बार बम्बार्ड कर दिया, बस हमारा काम खत्म हो गया, हमने चिंगारी लगा दी है, अब आग अपने आप फैलेगी। इसके बाद जब ये इस पे बम्बार्ड हुआ तो यहां 3 नए न्यूट्रॉन निकले, तो ये एमिटेड न्यूट्रॉन है। अब ये 3 एमिटेड न्यूट्रॉन फिर से जाके यूरेनियम पे बम्बार्ड कर जाएंगे, काफी हाई एनर्जी के साथ जाते हैं तो वो फिर नए 3 यूरेनियम्स को तोड़ देगा। फिर 1 से 3 निकलेंगे, 3 से 9 निकलेंगे, 9 से 27 निकलेंगे, 81 निकलेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं, वही चीज होती रहेगी। तो इसीलिए इसको चेन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते हैं लोग, एक है इसने 3 न्यूट्रॉन दे दिए, फिर इसने 3 और न्यूट्रॉन दे दिए, है ना, 3 और न्यूट्रॉन दे दिए। तो ऐसे ही फिर ये और 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तब तक ये काम होता रहेगा जब तक यूरेनियम के सारे न्यूक्लियस, सारे यूरेनियम एटम्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहता है। अब यही चेन रिएक्शन में अगर हम कोई चीजें कंट्रोलिंग ना करें तो वो अनकंट्रोल्ड है, और कोई थोड़ा कंट्रोल करके कर दें तो वो कंट्रोल्ड है। अब अनकंट्रोल्ड में तो कुछ है ही नहीं भाई, चेन रिएक्शन चल रहा है, हो रहा है, होने दो, जितनी तेजी से चल रहा है होने दो। यहाँ पे क्या होता है कि पहले रेट 1 से 3 हुआ, तो यहाँ पे रेट थोड़ा बढ़ा, फिर 3 से 9 हुआ, रेट और बढ़ गया, 9 से 27 हुआ, रेट और बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इंक्रीजेज रैपिडली विद द टाइम एंड द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेनिंग। रिएक्शन एक बार चल जाती है तो अपने आप चलती रहती है, उसमें कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड करने की या न्यूट्रॉन अलग से बार बार बम्बार्ड करते रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, है ना। ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर बॉम्ब में जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यूज की जाती है वो अनकंट्रोल्ड मेथड वाली यूज की जाती है। अब कंट्रोल्ड में क्या करते हैं कि कोई एक ही न्यूट्रॉन बचाते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यूट्रॉन आया और यहाँ से 3 निकल गए, तो 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करा लिया जाता है और एक को बचाते हैं। वो एक आके फिर से इस पे रिएक्शन नए वाले यूरेनियम में करता है, फिर यहाँ 3 निकल आते हैं, 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर एक आता है। तो हर बार स्टार्टिंग में हमारे पास एक, तो ये चेन रिएक्शन जो होती है ये अगर कंट्रोल्ड वाली हुई तो इसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, यही रेड वाला पाथ ही फॉलो होगा। ये सारे न्यूट्रॉन्स काट दिए जाएंगे, तो एक स्टेडी स्टेट पे चला जाता है। हमारी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एक स्टेडी स्टेट में बनती है। जितनी हम चाहते हैं, जो रेट हम चाहते हैं उस रेट पे एनर्जी बनती रहती। तो इसीलिए इसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आप जरा कमेंट्स में लिख के बताइए कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर किस किस शहर में है और किस किस स्टेट में। शहर भी लिखिए, स्टेट भी लिखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम भी लिखिए। ये थोड़ा ज्योग्राफी का सवाल हो गया। क्या दिखता है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, है ना, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बना रहे हैं तो सबसे बढ़िया यूज तो हो जाएगा कि पावर प्लांट में रख लें, पावर प्लांट ही बना लें उससे।
और दूसरा ये है कि सबमरीन में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल कर लें। शिप में भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल कर लें पावर सोर्स के लिए, मतलब बैटरी की तरह काम करेगी वो। लेकिन ये कैसा होता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं थोड़ी ही देर पहले कि भाई एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम में तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 में से 2 को पकड़ के बैठा लेते हैं, एक को वापस भेज देते हैं कि चलो तुम रिएक्शन करो। वो फिर रिएक्शन करके आगे बढ़ा देता है फिशन प्रोसेस को, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है। तो यही चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स किससे बनी होती हैं? न्यूक्लियर फ्यूल से। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग जिससे न्यूक्लियर एनर्जी निकल पाए। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो तो यूरेनियम है, U-235, जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके अलावा U-233 वाला आइसोटोप भी यूज़ किया जाता है। ये दोनों यूरेनियम है। ये नाम Pu अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम में 239 एटॉमिक मास है, ठीक है। तो फ्यूल रॉड्स ये जो हैं यही यूरेनियम के न्यूक्लियस की सप्लाई करेंगी। उसी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाएगा। अब जिसे डायग्राम में हम फिशन चैम्बर कह रहे हैं, ये पूरा बक्सा जिसके अंदर फ्यूल रॉड्स हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर कोर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियर फ्यूल रखी हुई है। न्यूक्लियर फ्यूल पे ही जो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा, उससे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना हो जाए इसलिए ये जो बक्सा है काफी ज्यादा शील्डिंग की जाती है। इसके चारों तरफ जो लेड का एक चैम्बर बनाया जाता है, उसके अंदर काफी थिक वॉल होती है। उसके अंदर हम लोग मॉडरेटर रखते हैं। मॉडरेटर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। मॉडरेटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हेवी वाटर, फिर ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम या पैराफिन। ये सब इसलिए रखे जाते हैं कि कोई हाई एनर्जी जो न्यूट्रॉन है, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, वो निकल कर इधर उधर ना चला जाए, सीधे एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि अगर वो निकल कर चला गया तो रिएक्शन फिर अनकंट्रोल्ड लेवल पे चली जाएगी। वो बिल्कुल भी हम लोग करना नहीं चाहते हैं। रिएक्शन हमेशा कंट्रोल्ड रहेगी तभी। नहीं तो ऐसा हुआ है चेरनोबिल में कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लापरवाही दिखाई थी, ह्यूमंस ने। जो काम मॉडरेटर करता है उसी काम में कंट्रोल रॉड्स थोड़ा और मदद करते हैं कि भाई जो न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर से एब्जॉर्प्शन में रहे जा रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कंट्रोल रॉड्स कर लेती हैं। कंट्रोल रॉड्स ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जो मटेरियल खूब सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद भी खुद का फिशन नहीं होने देता है। जैसे यूरेनियम क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन को और उसका फिशन हो जाता है। लेकिन बोरॉन या कैडमियम का आप बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन कराएंगे उसमें, तो बोरॉन टूटेगा नहीं, कैडमियम टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो चारों चीजें हैं ये कंट्रोल रॉड्स में यूज की जाती हैं। इसीलिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आ जाती है कूलेंट की। देखिए यार, कोई भी मशीनरी होगी वहां पे कूलेंट की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो हीट इतनी बढ़ती जाएगी कि चीजें जो हैं वो मेल्ट होने लगेंगी। जैसे कार में भी कूलेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ हम लोग ये जो इस तरह का पूरा चेम्बर के अंदर है वहाँ कूलेंट भर लेते हैं, है ना। तो कैसे है, सबसे पहले शील्डिंग है, शील्डिंग के बाद कूलेंट है, कूलेंट के बाद फिशन चैम्बर है, फिशन चैम्बर के अंदर मॉडरेटर है, मॉडरेटर के अंदर
फ्यूल रॉड फंसे हुए हैं इस तरह। ये ऊपर से देखा जाता था ऐसे गोल टाइप का रहता है, ये जो है ये इस तरह ऐसे सिलेंडर होता है। ये एक मूवी है चेरनोबिल पर, मूवी का टीवी सीरीज है, उसमें ये पूरा अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो चेरनोबिल आप देख सकते हैं, इंटरनेट में सर्च मारिए, थोड़ा मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाएगा, कुछ नहीं तो ट्रेलर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कूलेंट लगातार टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, लिक्विड टू रिमूव एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मतलब जो यहाँ पे हीट है उसको यहाँ पर टरबाइन तक पहुंचाए दे रहे हैं, तो जिससे कि हीट का यूज हुआ जा रहा है। और यही तो भाई इसीलिए तो रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा हीट आए और वो एक्स्ट्रा हीट यूज की जाए टरबाइन को रन कराने में। टरबाइन जब रन करेगी तो जनरेटर तक बिजली, जनरेटर से बिजली निकलना शुरू हो जाएगी। और कूलेंट कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है, पानी ही ले लीजिए, वही कूलेंट की तरह काम कर ले आएगा। लेकिन पानी वेरी हाई प्रेशर में यूज किया जाता है यहाँ पर, ताकि वो जल्दी जल्दी कूलिंग कर पाए, कम पानी हो लेकिन कूलिंग ज्यादा कर पाए। फिर उसके बाद शील्डिंग, शील्डिंग मैं बता ही चुका हूँ कि कंक्रीट वॉल है चारों तरफ, उसमें लेड भी लगा रहता है, लेड की लाइनिंग होती है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं या अल्फा बीटा गामा जो निकल रहे हैं वो बाहर बिल्कुल सराउंडिंग में ना पहुंच जाएं, ह्यूमंस को जाके ना टकराने लगे, इसलिए शील्डिंग बहुत ज़रूरी है। और शील्डिंग ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करती है, बाकी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। वरना तो इस अगर शील्डिंग अच्छी नहीं होगी या शील्डिंग लगाई ही ना जाए तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक सोर्स ऑफ रेडिएशंस बन जाएगा और किसी भी काम का नहीं रहेगा, कोई इसके आसपास के शहर में भी नहीं रह पाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा कि दो या दो से छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे, है ना, और वो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। दो छोटे मिलकर एक बड़ा बनाएंगे, दो बड़े बना सकते हैं, या एक बड़ा एक बहुत छोटा सा पार्टिकल बना ले, लेकिन साइज इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटे हैं, ये उनसे बड़ा है, ये छोटे हैं, ये इनसे बड़ा, ये छोटे हैं, ये इनसे बड़ा, बाद में साथ में एक और पार्टिकल निकल आया, वो बात अलग है। हर एक केस में क्या होगा, अपनी अपनी एनर्जी निकलेगी, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो मेजर की जाएगी। तो सारी रिएक्शन की एसोसिएटेड एनर्जी हम लोग ने बता दी। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोग को आता होगा, जिन्हें नहीं आता वो देख ले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल तो आप जानते ही हैं। तो पहली रिएक्शन में दो प्रोटियम ने मिलकर एक ड्यूटेरियम बनाया, एक पॉजिट्रॉन बनाया और एक गामा पार्टिकल बनाया। इस पूरी प्रोसेस में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। आपको जानना चाहिए क्योंकि काफी जूनियर क्लास में बता दिया जाता है, और इन्हें लिखने का तरीका ऐसा रहता है 1H1 2H1 3H1। ये सब क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप मतलब इनका सेम एटॉमिक नंबर है 1 और डिफरेंट एटॉमिक मास है 1 2 3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हम लोग जान गए। दो ड्यूटेरियम ने मिलकर एक हीलियम बनाया और एक न्यूट्रॉन बनाया। ये हीलियम स्पेशल है, देखिए इस हीलियम में दो
प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ही न्यूट्रॉन है। एक जो न्यूट्रॉन मिसिंग है वो निकलकर बाहर आ गया। मतलब ये हीलियम जो है, दिस इज आइसोटोप ऑफ हीलियम, जिसका एटॉमिक मास 4 नहीं है बल्कि 3 है। ज्यादातर तो हम लोग हीलियम को 4 वाला देखते हैं ना, अल्फा पार्टिकल के हिसाब से। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ड्यूटेरियम मिलकर क्या करे दे रहे हैं, ट्राइटियम और प्रोटियम बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि देखिए प्रोटियम मिलकर ड्यूटेरियम बना रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है। और ड्यूटेरियम मिलके फिर से प्रोटियम बना रहे हैं, फिर भी एनर्जी बाहर ही निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। सन में यही होता है कि ये दोनों ही रिएक्शन साथ साथ में चलती रहती हैं, तीनों ही साथ साथ में चलती रहती हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे के लिए सप्लायर हैं और हर बार एनर्जी फॉर्म होती है। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि हीलियम बन जाता है तो वो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। ये काफी स्टेबल चीज है, ये वापस हाइड्रोजन में नहीं बन पाती है। तो धीरे धीरे यही हो रहा है कि सन जो है पूरा हाइड्रोजन उसका हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। तब ऐसा होगा कि सन विल जस्ट बी अ बॉल ऑफ हीलियम एंड इट विल नॉट बी हॉट एनफ, है ना। वो उसकी गर्मी जो है वो खत्म हो जाएगी। अपना सन ही नहीं, ज्यादातर स्टार में भी यही होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बना लेते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए कोई भी स्टार, कोई भी सन बहुत दिन तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट बने रहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज फ्यूज्ड इनटू हीलियम। मतलब हम लोग कई बार ऐसी रिएक्शन देख लेंगे कि बस 2 हाइड्रोजन है वो सीधे हीलियम बना ले रहे हैं। वो डायरेक्ट रिएक्शन है, एक्चुअली में वो रिएक्शन सीधे नहीं होती है, वो इन 4 स्टेप्स में होती है। तो एक प्रोटियम एक और प्रोटियम मिलकर ड्यूटेरियम बना देते हैं, पॉजिट्रॉन मिलता है, पॉजिट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ढूंढ लेता है कहीं से और एनर्जी निकाल लेता है, गामा फोटोन निकाल लेता है। ये ये न्यूट्रिनो है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये बन गया, ड्यूटेरियम बन गया, तो एक ड्यूटेरियम एक प्रोटियम से मैंने इसको प्रोटियम ही बोला है कि प्रोटियम ड्यूटेरियम दे रहा है, पॉजिट्रॉन दे रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एनर्जी बनाए दे रहे हैं, फोटोन बनाए दे रहे हैं। फिर ड्यूटेरियम और प्रोटियम मिलके ट्राइटियम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिस आई थिंक दिस इज नॉट ट्राइटियम, दिस इज हीलियम, है ना। ये लाइटर हीलियम होगी, है ना। इसमें 4 नहीं है, 3 है, इसलिए इसको लाइट हीलियम बोलेंगे। फिर 2 लाइट हीलियम जो होंगे, 3 वाले, 3 एटॉमिक मास वाले, ये दोनों मिलके एक और हैवी हीलियम बना लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से यहां से शुरू हो रहे हैं और हम लोग अंत में यहाँ पे पहुंचे जा रहे हैं। और ये जो बचे हुए हैं ये फिर इधर रिएक्शन देके इसको आगे पहुंचा देंगे। तो एक तरीके से ये जो हम लोग ने शुरू किया यही बाद में फिर से प्रोडक्ट आ गया। तो रिएक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी और हर बार एनर्जी आती रहेगी। तो ये सेल्फ कंट्रोलिंग रिएक्शन है, सेल्फ प्रोपेगेटिंग रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन हमारी अगर हो पाए, इसके लिए हमारे पास लाइटर हीलियम के 2 एटम होने चाहिए, 2 न्यूक्लियस होने चाहिए। इसलिए इधर मैं एक रेड लाइन बना देता हूं। ये चीज एक बार होगी तो एक हीलियम आएगा, ये चीज एक और बार होगी तो एक और हीलियम आएगा, है ना। तो इसको अगर करने के लिए ये 2 बार हो चुकी होनी चाहिए, फिर ये दोनों कंबाइन करके हैवी हीलियम बना देंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर 2 प्रोटियम है तो एक ही हीलियम मिल रहा है, 2 प्रोटियम है, उससे यहां तक पहुंचने के लिए हमें
ये डायरेक्टली नहीं हो सकता है, तो हम लोग 4 हाइड्रोजन लेंगे तो ये वाले 2 हीलियम बनेंगे, फिर हेवी हीलियम यहां से बन पाएगा। तो 4 hydrogen atoms combine to form this kind of helium and double of this energy is released, है ना। 2 मिलके ये देंगे, फिर 2 मिलके ये देंगे, तो 12.86 का डबल हो गया 26.7। न्यूक्लियर फिशन वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि फिशन का मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, यहाँ पे 2 छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। और यहाँ पे 1 से 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 4 से 1 भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 को 2 में ही टूटना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। तो फिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन की प्राइमरी कंडीशन होती है, ये न्यूट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन इस पे टक्कर मारेगा तो फिर ये 2 छोटे छोटे में टूट जाएगा। फ्यूजन में जो कंडीशन होती है वो न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है, वहां पे वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर वेरी हाई टेम्परेचर हम मेंटेन कर पा रहे हैं, वेरी हाई प्रेशर हम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण कर देंगे। फिशन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत नहीं है, और फ्यूजन में वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत है। 10 to the power 7 केल्विन, यानी कि 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। आप कह रहे हैं कहीं सर यहाँ तो आपने केल्विन लिखा और आप डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं। अरे भाई 1 करोड़ में 273 जोड़ लो चाहे घटा लो, वो तो 1 करोड़ ही रहेगा। तो अब 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 1 करोड़ केल्विन बोले, की फर्क पैंदा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इनफैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए न्यूक्लियर फिशन करा के पहले उतना टेम्परेचर डेवलप किया जाता है, तब वो संभव होता है। अब अगला पॉइंट है एनर्जी का। तो ये 2 पॉइंट इसमें निकल के आ रहे हैं। एक तो भाई एक रिएक्शन अगर होती है तो उसमें 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन होता है अगर, और एक कंप्लीट न्यूक्लियर फ्यूजन अगर होता है तो उसमें एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब इसमें तुरंत मन में आ जाएगा कि अच्छा फिशन में ज्यादा एनर्जी आगे निकलती है और फ्यूजन में कम एनर्जी निकलती है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, हम ये देखते हैं कि हमने फ्यूल कितना लिया, उतने फ्यूल में कितनी एनर्जी आ रही है ना। और यहां पर फ्यूल कैसे नापा जाएगा कि भाई ये 235 AMU है, तो यानी 235 AMU अगर दे रहा है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे कितने AMU है 1 4 बार। भाई एटॉमिक मास लेना है यहाँ पे और कुछ नहीं। 235 है, चलो इसको भी 1 ले लो, 236 ले लो। 236 AMU ने 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, और यहां फ्यूल कितना खर्च हुआ 4 AMU, तो इसमें एनर्जी आ गई 26.7। तो यार ये ज्यादा इफेक्टिव है ना। इसमें ज्यादा ले रहे हैं कम एनर्जी आ रही है, इसमें कम ले रहे हैं ज्यादा एनर्जी आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम बोले पर यूनिट मास एनर्जी किसमें ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा। और न्यूक्लियर फ्यूजन में इतनी ज्यादा एनर्जी इसीलिए निकलती है क्योंकि भाई उसकी शुरुआत करने के लिए ही 1 करोड़ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ही। और वो ज्यादा इफेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन हमारे सन में ऑलरेडी लगातार हर एक क्षण हो रहा है। इसीलिए सन इज द ओनली विजिबल गॉड। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को फिशन के लेवल पे लेके आए, कैसे मतलब यार 4 AMU से इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है, 236 से इतनी एनर्जी जनरेट हुई है, तो 4 को बढ़ाकर अगर हम 236 करें, यानी ऐसी खूब सारी रिएक्शंस यूज करें, ऐसा काफी सारा हाइड्रोजन ले लें, काफी सारा प्रोटियम ले लें, 4 की जगह 236 AMU अगर करेंगे, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से करो तो ये आ जाएगा 1575.5
3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यार 236 AMU में यहाँ पे 190 बन रही थी, यहाँ 236 AMU में 1575 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है ना। यहाँ पे देखो जो 190 बन रहा था इतने फ्यूल पे, इतने ही फ्यूल पे इस रिएक्शन को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा बन रहा है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 8 टाइम्स आएगा। तो ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि फॉर द सेम मास एनर्जी हाउ मेनी टाइम्स इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन एज कंपेयर टू फिशन। तो वो आता है 8 टाइम्स। एग्जैक्टली बोले तो वो 8 पॉइंट करके कुछ आता है। 8 पॉइंट अगर पूछ ले कोई तो आप बस ये 1575.3 डिवाइडेड बाय 190 कर लेना और वो आ जाएगा 8.29 या 8.3, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जो न्यूक्लियर फिशन का फ्यूल है उसी को हम लोग फिशनेबल सब्सटेंस बोल रहे हैं। और वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। जैसे यहाँ पे यूरेनियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए फ्यूजनेबल सब्सटेंस जो है वो है हाइड्रोजन यानी प्रोटियम। और वो कैसा है? नॉन रिएक्टिव है। पूरे अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो यूरेनियम यार मतलब हम लोग ने अर्थ में पाया है, ऐसे कुछ प्लैनेट्स में मिल जाता होगा, आगे मिल सकता है, तो काफी लिमिटेड है यूरेनियम। लेकिन फ्यूजनेबल सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन है वो तो भाई पूरे यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस में। सन का 90% मास जो है वो हाइड्रोजन का ही बना, और सारे स्टार ऐसे ही होते हैं। पूरे यूनिवर्स का जो मोर देन 99% मास है वो स्टार्स में ही कंटेन्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, पर यूरेनियम की उतनी नहीं है। यूरेनियम की तो उसके कहीं आगे स्टैंड करती भी नहीं है। न्यूक्लियर फिशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करके हम लोग ने न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना लिए हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे होती है तो वो अनकंट्रोल्ड होती है। सबसे पहली बात तो उसको कराना ही बहुत मुश्किल होता है ह्यूमंस के लिए, और अगर हम उसने हाई टेम्परेचर को डेवलप करके उसको करा लेते हैं तो फिर उसे कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना तो सीख लिया, अनकंट्रोल्ड वाला बनाना सीख लिया, लेकिन हम लोग ने कंट्रोल करके न्यूक्लियर रिएक्टर बना नहीं पाए हम लोग। तो ऐसा कोई फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि लेकिन फिशन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया फिशन के बेसिस पे, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया फ्यूजन के बेसिस पे। जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंके गए थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे। अभी तक कोई ऐसा सौभाग्यशाली देश नहीं है जिसके ऊपर हाइड्रोजन बॉम्ब फेंका गया हो, और जब भी वो होगा तो वो काफी खराब बात होगी। और फिशन में जैसा कि आपने रिएक्शन में देखा कि वो यूरेनियम पे काम करता है, वैसे और भी चीज़ें थोरियम से भी कर लेते हैं लोग, प्लूटोनियम से भी कर लेते हैं। लेकिन जितने भी लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, सब ने अपना बेसिक फ्यूल जो है यूरेनियम को ही चुना है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे प्राइमरी फ्यूल जो है हाइड्रोजन है, और उसके बाकी सारे आइसोटोप, हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, और उसके आइसोटोप हो गए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये सब मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। और ये फ्यूजन डजंट अकर नेचुरली, ये सब बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए फिशन डजंट अकर नेचुरली और फ्यूजन अकर्स नेचुरली। कैसे भाई? चलो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। जब तक हम लोग किसी भी बड़े यूरेनियम न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड नहीं करेंगे तब तक न्यूक्लियर फिशन होगा ही नहीं। तो इसलिए ये अपने आप बहुत ही मुश्किल से हो सकता है अगर होगा, नहीं तो ये होता नहीं है। फिशन एक तरीके से जो है वो मैन मेड तरीका है न्यूक्लियर रिएक्शन कराने का, लेकिन फ्यूजन जो है वो नेचुरली होता रहता है, हर वक्त हर क्षण होता रहता है। किसी भी स्टार में, किसी भी सन में फ्यूजन हो रहा होगा, और अपने सन में क्योंकि फ्यूजन हो रहा है इसीलिए आज भी दिन है तो डे लाइट हमारे पास आ रही है। तो लाइट
आ रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम उससे पौधों से खाना ले पा रहे हैं, फिर हम भी जिंदा रह पा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, ये जो लाइट जल रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका प्राइमरी सोर्स सन है। और सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। यानी कि मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल पा रही है वो कभी फ्यूजन हुआ होगा सन पे, उसकी वजह से ये एनर्जी आ रही है। तो सन इज द ओनली विजिबल गॉड। हम लोग रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर फिशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये फिशन और फ्यूजन के डिफरेंस से काफ़ी अलग है। रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप होता है और होता ही रहता है हर समय। मतलब कि आप अगर एक बॉल ऑफ यूरेनियम ले आते हैं और उस यूरेनियम बॉल में को रख दीजिए कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि उससे अल्फा या बीटा हमेशा निकलते ही रहेंगे। उसमें कोई भी रिएक्शन आपको इनिशिएट कराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो अपने आप होती है। और यहाँ पे इनिशिएट कराने की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन को एक हैवी न्यूक्लियस में बम्बार्ड करते हैं। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल निकलते हैं। मतलब किसी एक ट्रांजिशन में अल्फा निकलता है, किसी अगले ट्रांजिशन में बीटा निकलता है, यानी कि अल्फा या बीटा निकलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमारा जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, उस पे एक छोटा सा न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड कर दें तो ये क्या करता है, दो छोटे छोटे डॉटर फ्रेगमेंट्स में आ जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई में आ जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, यहाँ पर एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो गामा रेज के फॉर्म में निकलती है। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो भी गामा रेज के फॉर्म में निकल सकती है, लेकिन उसके साथ पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। यानी विजिबल भी निकल सकती है, रेडियो भी निकल सकती है, अल्ट्रावायलेट भी निकल सकती है, कुछ भी निकल सकता है। इसीलिए जो न्यूक्लियर फिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखती है। रेडियो एक्टिव डिके को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल करके ही हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। यहाँ पे यूरेनियम 235 की रिएक्शन मैंने लिखी, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी जिसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहा, और यहाँ पे यूरेनियम 235 का ही मैंने न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया, तो यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन निकल रहे हैं और 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा ही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से कम हो गए, ये नियरली इक्वल है ना। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है, ये हमेशा चलती रहती है जैसा हम लोगों ने देखा, लेकिन ये रिएक्शन हमको करवानी पड़ती है। दिस इज अ मैन मेड रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके इज क्वाइट नेचुरल।